जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सबसे बड़ी करके साथ एक और सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यूरोप से मोदी सरकार पर G20 को लेकर जबरदस्त निशाना साधा है। इसी के साथ आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन के अंदर अखिलेश यादव के साथ साथ नीतीश कुमार को दी गई है सीट बंटवारे की जिम्मेदारी। बताएंगे आपको किस तरीके की तैयारियां चल रही है दोस्तों। साथ साथ प्रियंका गांधी ने राजस्थान के अंदर पार्टी का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। साथ साथ दोस्तों जेडीएस और बीजेपी के बीच में गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला सामने आ गया है। बताएंगे आपको पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से की गई है टिप्पणी। साथ साथ चिलचिलाती धूप के अंदर बच्चों को किया गया परेशान। केवल G20 के मेहमानों को खुश करने के लिए सोशल मीडिया पर उठे हैं कई सारे सवाल। इसी के साथ में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के बड़े नेता जो आरएसएस के और जनसंघ के टाइम से काम कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की हो चुकी है इतनी डामाडोल स्थिति की भाजपा के लोग अब लगभग सारी चीजें फ्री में बांट रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कौन सी नई चीज को बीजेपी ने मुफ्त में बांटने का ऐलान किया है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया के लोग गांधी को जानते हैं, गोडसे को नहीं जानते, और बीजेपी की सरकार को मजबूर होकर गांधी के स्मारक पर G20 के सारे नेताओं को ले जाना पड़ा है, और अगर आप भी महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करते हैं और गोडसे का सपोर्ट करने वाले बीजेपी के समर्थकों का विरोध करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर है, जहां से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। राहुल गांधी की ओर से किए गए मीडिया को संबोधन के दौरान कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस हिंदुत्व की बातें करते हैं उनका केवल एक एजेंडा है, देश में अपनी सत्ता को बनाए रखना। राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू समाज से जुड़े हुए सारे किताबों को पढ़ा है, उपनिषद से लेकर गीता पढ़ी है, लेकिन कहीं भी वो बातें नहीं लिखी जो बीजेपी के लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में नफरत करो, आपस में भाईचारा मत रखो, इस तरीके की जो बातें की जा रही है कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा हिंदू धर्म को नहीं मानती बल्कि पॉलिटिकल इस्तेमाल करती है हिंदू धर्म का। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को हुई थी। उससे पहले कुछ पार्टियों ने होमवर्क शुरू कर दिया था। गठबंधन के कई साथी अगले महीने तक सीटों के बंटवारे को फाइनल कर देंगे। नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार ने 11 तारीख और 12 सितंबर यानी आज और कल पटना में अपने घर पर जेडीयू के नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी के ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मीटिंग का एजेंडा लोकसभा का चुनाव होगा। सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत के बाद नीतीश कुमार मीडिया में जानकारी देंगे, और उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में खुलकर ऐलान कर दिया जाएगा। और अखिलेश यादव की ओर से भी घोषित चुनाव के बाद अब सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि आरएलडी लोकसभा की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। देखते हैं इनमें से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन आरएलडी को देता है। समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में आरएलडी को मात्र 3 सीटें दी थी, लेकिन इस बार कितनी सीटें दी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने रविवार को केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। अमीरों को लाभ पहुंचाने वाली नीति बताई है। दरअसल प्रियंका गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपना अहंकार कम करो, इस देश ने तुम्हें बनाया है, तुमने इस देश को नहीं बनाया है। यही बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर बारिश के बहाने भगवान ने भी ये संकेत देने की कोशिश की है। दरअसल दोस्तों दिल्ली के अंदर G20 की जहां बैठक हुई थी वहां पर सुबह होते होते काफी पानी भर गया, हर जगह पानी ही पानी देखने को मिला। बारिश के कारण ऐसा हुआ था, जल जमाव की स्थिति बनी। इस पर प्रियंका गांधी की ओर से टिप्पणी की गई है, भाजपा पर निशाना साधा गया है और कहा गया कि भगवान की ओर से भी इन्हें संकेत दिया जा रहा है कि आप लोग अपना अहम कम करो, अपना घमंड कम करो। आपसे जनता नहीं है बल्कि जनता से आप लोग हैं। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक और टिप्पणी करते उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भीषण आपदा आई, जनता ने बहुत नुकसान झेला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी ने किसानों के सेब के दाम घटा दिए और सीमेंटों के दाम बढ़ा दिए। देश की संपत्ति आपकी थी जिसे अडानी को दे दिया गया है। एक तरफ उद्योगपति मित्रों को लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार अपनी पुरानी पेंशन और रोजगार आप लोगों से छीन रही है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने बताया कि कैसे सेब के दाम कम किए जा रहे हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन सीमेंटों के दाम बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि कई जगह घर टूट चुके हैं और वो घर दोबारा से बनेंगे तो उसके लिए सीमेंट खरीदा जाएगा, और क्योंकि दाम बढ़ गए हैं तो किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचेगा। यानी प्रियंका गांधी ने बताया है कि कैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को लूटा जा रहा है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर जेडीएस और बीजेपी के बीच में गठबंधन को लेकर स्थिति एकदम स्पष्ट हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की ओर से जानकारी दी गई थी कि अमित शाह ने 4 सीटों को जेडीएस को देने के लिए मंजूरी दे दी है, और इसके बाद जेडीएस को ऐलान करना है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। जेडीएस के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कंफर्म कर दिया है कि होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत जारी है। देवेगौड़ा ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार की ओर से जो कानून लेकर आया जा रहा है, जेडीएस ने उसका सपोर्ट
भी किया है और अब खुद जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा मान रहे हैं कि उनकी बैठक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से हुई है। यानी कर्नाटका में इसी साल एक साथ चुनाव नहीं लड़ने के कारण दोनों पार्टी को भारी नुकसान हुआ था और 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पछाड़ने के लिए दोनों गठबंधन कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन से कितना फायदा पहुंचेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करने जा रही है। यानी कांग्रेस पार्टी 5G स्कीम के तहत आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को आमंत्रण भेजा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक हैदराबाद के अंदर होने वाली है। 16 तारीख को ये बैठक होगी। 17 तारीख को एक रैली का आयोजन किया जाएगा जहां से ये घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। 5 तरीके के घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे। किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र, जिसके माध्यम से अलग अलग लोगों से अलग अलग वादे किए जाएंगे। तेलंगाना में आगामी कुछ महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लगभग 119 विधानसभा सीटों में से 115 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा BRS पार्टी ने कर दी है। 17 सितंबर को कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और कई सारे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने भी जा रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चिलचिलाती धूप में नंगे पैर G20 के मेहमानों का स्वागत करती देश की बेटियां नजर आई है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं कि इन लड़कियों को क्यों परेशान किया गया है। हम समानता के आधार पर कब पहुंचेंगे, समाज कब तक लड़कियों को प्रदर्शन और सजावट की वस्तु समझता रहेगा। इस तरीके के सवाल उठे हैं और क्यों स्वागत करने के लिए लोगों को परेशान किया गया, खासकर बच्चों को परेशान किया गया है। इससे पहले असम के बिहू डांस को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया था। असम की संस्कृति से जुड़े लोगों ने माना कि वो जो डांस विदेशी मेहमानों को दिखाया गया था वो बिहू डांस नहीं था। बिहू डांस को डिस्टॉर्ट किया गया, खराब किया गया, खत्म किया गया और उसका विरोध भी किया गया क्योंकि असम की संस्कृति से जुड़ा हुआ है बिहू डांस। साथ चुनावी साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर एक के बाद एक जबरदस्त सफलताएं मिल रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कुनबा बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। बड़ी बात यह है कि तमाम सर्वे जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है, उसी और कांग्रेस पार्टी का कैंपेन भी बढ़ रहा है। ताजा बड़ी जानकारी की माने तो बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने बीते दिन अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। PCC के चीफ कमलनाथ ने पूर्व विधायक शर्मा को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। 9 दिन पहले ही गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द कांग्रेस पार्टी में जुड़ेंगे। पूर्व विधायक शर्मा मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर होशंगाबाद में अपने समर्थकों के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। उनके काफिलों में करीब 100 से लेकर 150 गाड़ियां देखने को मिली। गिरिजा शंकर शर्मा के साथ बीजेपी के कुछ पदाधिकारी, वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 3 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। गिरिजा शर्मा 1 सितंबर को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि होशंगाबाद सीट से चुनाव लड़ने की बात पर पूर्व विधायक शर्मा ने जानकारी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी से विधायक उनके सगे भाई, हम सब साथ रहे हैं। अगर बीजेपी से कोई टिकट उनके भाई को दिया जाता है तो वो अपने भाई के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही प्रचार करेंगे। बता दें कि एक दिन पहले शनिवार को भोपाल जाने को लेकर क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर में पूर्व विधायक गिरिजा शंकर के साथ पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी का फोटो भी दिखाया गया था। चलो भोपाल, इस तरीके के नारे भी लिखे हुए थे। कुल मिलाकर दोस्तों मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा बदलाव है। साथ प्रधानमंत्री मोदी G20 के सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ राजघाट का दौरा करने के लिए पहुंचे। महात्मा गांधी को यहां पर सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सवाल पूछा है। सांसद संजय सिंह बोले, कहा दुनिया के दिग्गज नेताओं का गांधी को नमन। पूरी दुनिया में भारत की महानता गांधी से है, गोडसे से नहीं है। ये निशाना भाजपा के उन लोगों पर साधा गया है जो खुलकर गोडसे का समर्थन करते हैं। एक नाम प्रज्ञा ठाकुर का है, ऐसे कई नाम है जो बीजेपी के अंदर है और खुलकर गोडसे का समर्थन करते हैं, गोडसे को राष्ट्रवादी बताते हैं। अगर भाजपा को लगता है कि वो गोडसे की विचारधारा को फॉलो करते हैं तो उनको खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। फिर देखते हैं गोडसे के विचारधारा से कितने देश के लोग अपने आप को जोड़ पाएंगे और कितने लोग उसके स्मारक पर जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों महात्मा गांधी और गोडसे के बीच में जबरदस्ती के विवाद चुनाव में खड़े किए जाते हैं। कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं के शांत समर्थन के कारण इस तरीके की हरकतें होती है। भाजपा के नेता खुलकर गोडसे का समर्थन कर देते हैं, गोडसे को राष्ट्रवादी बता देते हैं। साथ साथ दोस्तों टाइगर अभी जिंदा है। घोसी में फतेह के बाद शिवपाल यादव के समर्थन में सपा कार्यालय के बाहर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा के नेता शिवपाल यादव के समर्थन में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसके बाद मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही है कि शिवपाल यादव शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि शिवपाल यादव ने घोसी चुनाव जीतने का क्रेडिट अखिलेश यादव को देते हुए समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच में आपसी विवाद है। जीत का श्रेय लेने के लिए होड़ मची है। इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है। आप लोग को जो कुछ भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ओम प्रकाश राजभर से मीडिया वाले ने पूछ ही लिया सवाल, कहा कि आप तो चुनाव हार गए, दारा सिंह चौहान को भी आपने समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल करवाया, चुनाव लड़वाया और जितवा
बुला तो नहीं पाए, तो क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा? क्या आपका भी मंत्री बनने का सपना टूट गया है? तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर का कहना है कि एनडीए गठबंधन में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे। विपक्ष इसका कोई फैसला नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दिल थाम कर बैठे विपक्ष, कहीं कलेजा ना फट जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, वे बिल्कुल मंत्री बनेंगे। यानी दोस्तों दारा सिंह चौहान और अपने खुद के मंत्री बनने की बड़ी बड़ी बातें ओपी राजभर कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ओपी राजभर को एक काम और करना चाहिए, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए ताकि वो जीत कर जाए तो उनको बाबा की कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। लेकिन जो स्वाद घोसी की जनता ने चखाया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली ओपी राजभर की पार्टी कभी भी उपचुनाव लड़ने का फैसला नहीं लेगी और जबरदस्ती का चुनाव कराने को लेकर तो सोचेंगे भी नहीं। साथ साथ दोस्तों इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की अपील ओपी राजभर से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता ब्रजेश राजभर ने भी की है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर को अगर लगता है कि उनके पास जनता का समर्थन है तो एक बार वो खुद भी अपना इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़के देख ले। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने जवान मूवी को लेकर शाहरुख खान की जमकर तारीफ की है। अखिलेश यादव की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया, मनोरंजन के साथ साथ जिम्मेदारी भरा संदेश देती फिल्म जवान सही मायनों में है। जागरूकता फैलाने का एक आह्वान किया गया है। सिनेमा समय समय पर किस तरह अपना सामाजिक दायित्व निभाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करके देश को आगे ले जा सकता है। जवान इसका एक उदाहरण है और दर्शकों के बीच इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करती लोकप्रियता दर्शा रही है कि देश की सोच कितनी प्रगतिशील है और सकारात्मक भी है। फिल्म से जुड़े सभी लोगों को दिल्ली मुबारकबाद के साथ शुभकामनाएं। ऐसी सार्थक फिल्में बनाते रहे, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। शाहरुख खान की जमकर तारीफ की है अखिलेश यादव ने। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सरकार आने के बाद कांग्रेस पार्टी 11 वचनों को पूरा करेगी। ये वादा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से किया गया है। उन्होंने 11 वचन गिनवाए हैं, जिसमें महिलाओं को 1500 रूपये महीना देने की बात, 500 रूपये का गैस सिलेंडर देने की बात, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक हाफ बिल करने का वादा, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री की जाएगी, किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी, जातीय जनगणना कराया जाएगा, किसानों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, सबका रखेंगे ख्याल, पूरा घर रहेगा खुशहाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। सशक्त घोसी के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की एक तरफा हार हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए एक और बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार घोसी उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 455 मतदान केंद्रों में से 128 बूथ पर सफलता मिली। वो आगे रहे समाजवादी पार्टी से। बाकी की सारी बूथ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कम से कम 350 के आसपास बूथों पर अपना प्रभाव दिखाया है। सारे बूथ समाजवादी पार्टी ने जीते हैं, यानी बूथ स्तर पर ये पूरी पॉलिटिक्स हुई है, जिसके कारण बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं आपको बता दें कि हम अति आत्मविश्वास के कारण घोसी का उपचुनाव हारे हैं। नतीजों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा कि अति आत्मविश्वास से बीजेपी के लोग चुनाव हारे हैं या फिर कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करने के कारण चुनाव हारे हैं, क्योंकि सारे समाज को लेकर कोई न कोई विवादित टिप्पणी की गई है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। वहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर डिजास्टर की कई सारी तस्वीरें सामने आई थी। आपदा इस तरीके की भयावह थी कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। जान माल का तो इतना नुकसान हुआ है कि उसकी गिनती भी लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सारे राज्य मिलकर किसी एक राज्य को सपोर्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कौन कौन से राज्य सामने आकर अपने साथी राज्यों का सपोर्ट करेंगे। तो इसमें अब उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक सामने आए हैं। उड़ीसा ने 5 करोड़ की मदद हिमाचल प्रदेश के की है, छत्तीसगढ़ ने 11 करोड़ की मदद की है, राजस्थान ने 15 करोड़, कर्नाटका ने 15 करोड़ की मदद की है, तमिलनाडु ने 10 करोड़, उड़ीसा ने 5 करोड़ की मदद की है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की ओर से हिमाचल प्रदेश को 1 रुपए का भी सहयोग नहीं किया गया है, डोनेशन नहीं दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री टीम इंडिया के नाम पर जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में बैठक होती है नीति आयोग की, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ना है, एक दूसरे राज्यों को सपोर्ट करे, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए। लेकिन जब एक राज्य के अंदर आपदा आई हुई है तो केंद्र सरकार तो एक और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, तो दूसरी ओर राज्य सरकारों की ओर से, खासकर बीजेपी के राज्य सरकारों की ओर से भी अपने स्तर पर कोई मदद नहीं की जा रही। फिर सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात प्रधानमंत्री करते हैं। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी की एक टिप्पणी सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि गीता, उपनिषद और मैंने कई सारे हिंदू किताबें पढ़ी है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा जो बीजेपी और आरएसएस के लोग फैला रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हिंदुइज्म या फिर हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल पावर किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहते हैं। इनका केवल एक ही काम है कि जैसे तैसे पावर इकट्ठा करो, हिंदू शब्द का इस्तेमाल करो, हिंदू धर्म का इस्तेमाल करो। साथ साथ राजस्थान के अंदर लाल डायरी के नाम पर जबरदस्ती
जबरदस्ती का अफवाह फैलाने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री शिवसेना में शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर शिवसेना की टिकट पर चुनाव भी लड़ने वाले हैं। साथ साथ 2024 में लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले दम पर लड़ेगी। घोसी उपचुनाव को लेकर जहां पर एक और बीजेपी के लोग इसे एक मामूली से चुनाव बता रहे हैं, तो अब बीएसपी भी उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। बीएसपी के नेता भी कह रहे हैं कि एक नॉर्मल चुनाव था, इसमें कुछ नया नहीं था। ऐसे में उपचुनाव के परिणाम का असर 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। बीएसपी का भी यही कहना है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन को कॉन्फिडेंस तो मिला है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी, आरएलडी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच में गठबंधन होने जा रहा है और शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। साथ राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट करने को लेकर कांग्रेस आला कमान अशोक गहलोत के 1 दर्जन मंत्रियों का टिकट काट सकती है। चर्चा यह है कि प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐसे मंत्रियों को इशारा भी कर दिया है। इन मंत्रियों के कामकाज को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर सर्वे कराए गए हैं। इनके खिलाफ अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर चल रही है। पार्टी के एक हल्के में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश के अंदर सरकार रिपीट करने को लेकर जो मिथक चलता है कि कोई रिपीट नहीं कर पाता, इसको तोड़ना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस आला कमान कर्नाटका के पैटर्न के माध्यम से राजस्थान में आगे बढ़ना चाहती है, जिसके तहत केवल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। बता दें कि अशोक गहलोत इससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तब उन्होंने जब चुनाव हारा था तो लगभग 70% उनके मंत्री चुनाव हार गए थे और कांग्रेस पार्टी के पास ये पुराना डेटा भी है और उन्होंने खुद का सर्वे भी कराया है। इसके बाद उन्हें समझ में आ चुका है कि जिन मंत्रियों को जनता का समर्थन नहीं है उनको पद से हटाया जाए, किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, एक नई तरीके की राजनीति को प्रमोट किया जाए ताकि राज्य के अंदर बदलाव हो सके। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर पक्ष विपक्ष को लेकर आरोप प्रत्यारोप पर अब जानकारी सामने आ रही है। कमलनाथ ने डिटेल दी। उन्होंने बताया कि एक और दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है, दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान के राज में G18 चल रहा है, यानी घोटालों का पूरा राज्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के राज के 18 साल पूरे हो गए हैं, यानी G18 चल रही है, जमकर घोटाला किया जा रहा है। इसके बाद भाजपा के लोग बौखलाते हुए कमलनाथ की जवान मूवी से जुड़ी हुई एक तस्वीर शेयर करते हुए उनको घोटालेबाज बता रहे हैं, उनकी पुरानी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कमलनाथ की सरकार गिराने वालों ने भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था, लेकिन भाजपा के लोग मामले को टालने के लिए और मुद्दे को अलग तरीके से भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, G20 की बैठक जिस मंडपम में हुआ था, भारत मंडपम में, वहां पर 2700 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा इंतजाम तैयार किया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर किया है जिसमें मंडपम के अंदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने लिखा कि खोखले विकास की पोल खुल गई, G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, एक बारिश में पानी फिर आ गया। यानी दोस्तों, विकास के नाम पर यह धोखा जनता के साथ हुआ है। अगर इस तरीके से किसी कांग्रेस पार्टी सरकार या विपक्ष की सरकार ने कोई इंतजाम किया होता और विफल हो गया होता, तब तक ईडी के छापे पड़ गए होते। साथ साथ विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे और देश के करोड़ों लोगों को 5 किलो अनाज के भरोसे रखे। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी के लोग भड़के हुए हैं। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि गैर उज्ज्वला योजना वालों को भी 450 रुपए का घरेलू गैस का सिलेंडर मिलेगा। 12वीं कक्षा में 60% अंक लाने वालों को भी लैपटॉप दिया जाएगा। यानी आजकल शिवराज सिंह चौहान हर दिन इतने वादे कर दे रहे हैं, शायद उनको भी याद नहीं होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम सर्वे के अंदर कमलनाथ की वापसी बताई जा रही है। शिवराज सिंह चौहान को जनता टाटा बाय बाय कहने वाली है, इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं। इसीलिए जबरदस्त तरीके से जुमले की तरह वादे किए जा रहे हैं। साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिहार के अंदर अपना विस्तार करने की बार बार कोशिशें कर रही है। पार्टी की ओर से बड़े बड़े कार्यक्रम करने की बातें कही जा रही है और ऐसे में दोस्तों, मुंगेर के अंदर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से एक सम्मेलन बुलाया गया, कार्यकर्ता सम्मेलन। इसमें दोपहर 2 बजे निर्धारित कार्यक्रम था कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, लेकिन 1 घंटे विलंब होने के कारण कार्यक्रम में मौजूद सारे कार्यकर्ता अपने घर की ओर लौटने लगे। जैसे ही कुछ कार्यकर्ता कार्यक्रम छोड़कर लौटने लगे तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता मंच से लोगों को रोकने की कोशिश करने लगे और उनको एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए वो खुद स्टेज पर चढ़ गए और भोजपुरी गाने पर डांस करने लगे। यानी आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर उतरकर बीजेपी के सहयोगी पार्टी के लोगों को, जनता और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना पड़ रहा है, खासकर बिहार के अंदर, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को कम से कम 3 सीटें सांसदों की मिलने वाली है, जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए 3 सीटें बड़ी आसान होगी जीतने के लिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता ही उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा एनसीपी के नेता शरद पवार पर निशाना साधते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक ऐसे नेता है जिन्हें खुद नहीं पता कि वो किस विचारधारा को आगे लेकर चलते हैं। हर दिन वो कोई ना कोई अलग अलग तरीके का बयान देते रहते हैं, हर घंटे उनके बयानों में बदलाव देखने को मिलता है। शरद पवार को लेकर ये टिप्पणी HD देवेगौड़ा ने की है। साथ साथ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की मदद कर रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। पूर्व सीएम की गिरफ्तारी पर पवन कल्याण ने यह आरोप लगाया है। पवन कल्याण का कहना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी पार्टी और YSRCP के बीच में आपस में इस बात को लेकर सहमति है कि एक दूसरे को प्रमोट किया जाएगा और यही बड़ा कारण है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो जल्द होने वाले हैं उनमें एक दूसरे को
फायदा पहुंचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि पवन कल्याण की ओर से ये जो दावा किया गया है इसमें कुछ तो हकीकत जरूर होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर आजकल टीचरों के कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो खुलकर मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब मैथ्स के टीचर गगन प्रताप का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं ये सरकार निकम्मी है, देश में 10 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, 2 करोड़ नौकरियां कोरोना खा गया, सरकार पर वोट की स्ट्राइक करो। अगर ऐसे ही समाज में अध्यापक गण सामने आए, मोर्चा खोलने लगे तो 2024 में परिवर्तन निश्चित तौर पर तय है। सूर्य प्रताप सिंह की ओर से वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके के कैंपेन और टीचरों को भी चलाना चाहिए, जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उनके जॉब की तैयारी करवाते हैं लेकिन जॉब के लिए वैकेंसी नहीं निकलती और वैकेंसी अगर निकलती है तो बीच में ही रोक दिया जाता है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, 100 तरीके के कलेश होते हैं और बेरोजगारी का आलम देश में लगातार खराब होता जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा बीजेपी ने कितने रोजगार दिए, राजस्थान में केंद्र की कितनी योजनाएं दी गई, भाजपा ERCP पर मौन क्यों है, कांग्रेस सरकार द्वारा बढ़ाए गए रेलवे प्रोजेक्ट को क्यों रोका गया, हमारी केंद्र सरकार से 90% पैसा राज्य को भेजती थी, अब केंद्र सरकार केवल 50% पैसा राज्य को दे रही है। राजस्थान को लेकर ये सवाल प्रियंका गांधी ने खड़े किए थे जिसे आगे बढ़ाया गया है। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।